नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई घटनाएं घटी हैं और उनसे कुछ संकेत और संदेश भी निकल रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। जैसे इजराइल के साथ ट्रेड डील को लेकर के एक सहमति बन गई है, हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अब मुक्त व्यापार के रास्ते खुल रहे हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ तो हो ही गया है एक तरीके से। और अफगानिस्तान के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री दिल्ली पधारे, उन्होंने तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर निशाना साधा है, प्रहार किया है। मैं कहूंगा कि हमारे अरबों डॉलर दबाए पड़ा है अमेरिका, और जो हमारे रास्ते हैं जिंदा रहने के रास्ते, उनको भी बंद कर रहा है। पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, चाबहार पर तलवार लटका करके रखी हुई है। और उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर के मैं कभी-कभी बीच में पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और दूसरे जो उनके मीडिया के साधन हैं, उनको भी देख लेता हूँ, झांक लेता हूँ। बड़ी भारी जबरदस्त चर्चा कि पहले विदेश मंत्री आए अफगानिस्तान के और अब उद्योग और वाणिज्य मंत्री आए, और बड़ी फ्रूटफुल डायलॉग्स हुए और आगे बढ़ने के लिए रूट्स तलाश किए जा रहे हैं। जैसे कार्गो विमान काबुल और दिल्ली और काबुल और अमृतसर के बीच में, तो इन सब पर चर्चा करेंगे आज। भारत क्या मैसेज भेज रहा है, और एक मैसेज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं। एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं वहां मोदी जी नहीं जाते, जहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाते वहां मोदी जी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और दूसरे ये भी समझेंगे कि अब भारत कौन सा रास्ता आगे अख्तियार करने वाला है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी, तो सीधे जुड़ लेते हैं, जुड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर। तो भारत कर क्या रहा है और भारत के संदेश और संकेत क्या हैं साहब? किस तरह से स्टार्ट करूँ सर? जहां से भी आपको सही लगे। देखिए अमेरिका और साउथ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं सर। साउथ अफ्रीका में अभी मोदी जी जा रहे हैं। देखिए साउथ अफ्रीका में बड़ा सिंपल सा चीज़ है। हमारा अपना अफ्रीका का जो कॉरिडोर है जो आपको एक्टिवेट करना है। अभी आपको और भी दिखता है कि टोटल एनर्जीज़ के साथ मोज़ाम्बिक में जो डील हुई है, वो भी फाइनलाइज़ होके आगे जा रही है। सो उसका भी कुछ फाइनलाइज़ेशन है और भारत के अफ्रीका में बड़े स्टेक्स हैं सर। ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी क्योंकि अगर आप देखेंगे G20 की जो पिछली जो मीटिंग भारत में हुई थी उसके अंदर अफ्रीका को G20 के अंदर एज़ अ परमानेंट मेंबर इंडिया ने ही डाला था। तो साउथ अफ्रीका में जो ये मीटिंग है ऑब्वियसली वहाँ पर दूसरे अफ्रीकन लीडर्स के साथ भी मीटिंग होगी। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा यू नो अ, चीज़ है देखने के लिए। नाउ यहाँ पर ना पुतिन आ रहा है, ना शी जिनपिंग आ रहा है, ना ट्रम्प आ रहा है। तो मोदी जी इज़ द सीनियर मोस्ट लीडर यहाँ पर। तो देखिए ये भी एक एक अपॉर्च्युनिटी है, एक बड़े चीज़ को अगर आप देखेंगे इस ब जी20 जब भी बोलते हैं भारत का एक रोल उसके अंदर हमेशा से सामने रहता है। तो जी20 का वो रोल आपका रहेगा, यहाँ पर एक सीनियर लीडर आप रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रिक्स की भी प्रेज़िडेंसी आपके पास है एंड देन ग्लोबल साउथ का जो आपका इनिशिएटिव है उसके ऊपर भी आप यहाँ पर काम करेंगे। सो देखिए सर आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, ट्रम्प तो आ नहीं रहा वहाँ पर, नहीं तो ट्रम्प के साथ वो आपको पता ही है क्या-क्या चलता है। तो ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर आपको करना है, जो जो भी चीज़ें आपको अपने काम करनी है। अ, देखिए ट्रम्प के साथ कोई भी मीटिंग इस टाइम पे जब तक ये पूरा चीज़ सेटल नहीं हो जाती भारत के साथ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो और ये सेटल होते हुए थे काफ़ी टाइम लग रहा है और डिफरेंसेस भी हैं और आप स्टेटमेंट्स देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आगे चल रही हैं धीरे-धीरे करके। उसके अंदर एक बड़ी चीज़ आपको और समझनी है कि यहाँ पर भारत की तरफ से जो नज़रिया वो सिंपल और क्लियर है कि साहब देखो ऐसा है, हमको जो करना है हम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे एंड
विद whom we do it, whatever we do it. अब जियोपॉलिटिक्स को देखें सर, यू हैव अभी एक एक ये वाली जो ये 2-3 दिन यहाँ पर हैं। उसके बाद 5-6 तारीख को पुतिन साहब आ रहे हैं। बीच में आपका जो रीजनल ये जो चीज़ चल रही है, दिल्ली ब्लास्ट एंड उसका जो जो भी चीज़ें हैं, वो उसका जवाब आपको देना है, तो वो भी पूरा चल रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग जियोपॉलिटिकली इसके अंदर, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें और दुनिया में भी चल रही हैं, जैसे यूक्रेन की पीस डील और ये सब भी आगे चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें हैं सर, और इस टाइम पे भारत का एक बड़ा रोल रहेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। आपने अफ़गानिस्तान तक की बात करी, देखिए सर, अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, उसके चक्कर में बड़ा क्लियर है कि भारत और जो अफ़गानिस्तान के ट्रेड का गेम है, वो आगे चल रहा है। चाबहार सैंक्शन से एक ही चीज़ दिखती है कि यूएस को अपने आप को लूप में रखना है। तो हर 6 महीने में, "ओया जी क्या हो रहा है?" ये वो एंड ऑल दैट। तो वो उस अपने आप को लूप में रखना चाहता है, तो ही इज़ नॉट गिविंग यू अ ब्लैंकेट ओपनिंग। वो उसके अपना है, बट यू हैव टू वर्क विदिन द गेम राइट नाउ। अभी आपको थोड़े टाइम तक ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। बिकॉज़ आपका एक इंटरेस्ट है, और आप जैसे मैंने पहले भी बताया था, बागराम के अंदर भी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान के अंदर भी है, उसके बाद जो पाकिस्तान में जो करतूतें करनी है, उसका भी इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं सर, जो आपको ये पॉलिटिक अभी खेलनी पड़ेगी, व्हिच इज़ अ रियल पॉलिटिक गेम। हैविंग सेड दैट सर, देखिए हुआ क्या है कि ट्रम्प के ये जो टैरिफ्स-वैरिफ्स हैं, ये इसको अभी चुभना शुरू हो गए हैं। एंड चक्कर क्या हुआ है कि इसको ये अम इसको जो ये ट्रम्प का ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, वो आने वाला था 14 तारीख नवंबर को। अब उसका फाइनल कोई जनवरी-फरवरी में आ रहा है, तो ये फँस चुका है सर। इसको था कि भैया ये जजमेंट आएगा, क्योंकि जजमेंट में इसने भारत का नाम लेके लगा रखा है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में भारत को उसने ये टैरिफ एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि भारत उसके अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के से अलग जा रहा है। ठीक है? तो उस वजह से उसने ये टैरिफ्स आपके ऊपर लगाए हैं। नाउ वो फँस चुका है, तो उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा विग्gle रूम चाहिए, तो अभी वो मेरे हिसाब से 2-3 दिन पहले तो इतना एकदम ओ इंडिया ये, इंडिया वो कर रहा था, अभी फिर से उसने वापस अपना नाटक शुरू कर दिया है। कल-परसों में उसने जो स्टेटमेंट दिया, और अमेरिका की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई, एक एक और रिपोर्ट आई थी जो बेसिकली इग्नोर हुई, उसका सिग्निफिकेंस मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया सर, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई बट उसमें एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो जो यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट आई, काउंसिल ऑफ रिलिजियस फ्रीडम की, वो अगर आप देखेंगे, उसके अंदर बाबरी बाबरी ढांचे का, बाबरी अलेज्ड मस्जिद का उसके अंदर मेंशन है, जो अगर आप इसको थोड़ा-सा साथ में रखें, 6 दिसंबर वो भी डेट है जब ये हमला अलेजेडली ये जो डॉक्टर मॉड्यूल है, इसने भी प्लान करा हुआ था। तो कुछ तो यहाँ पर अब वो दिखता है, और अगर आप यूएस सीआरएफ की हिस्ट्री देखेंगे, इसमें पाकिस्तानी भरे हुए हैं, कूट-कूट के भरे हुए हैं, सारे ही पाकिस्तानी, उनका वाइस चेयरमैन पाकिस्तानी है। एंड ये वो जो वही जो इस्लामिक टाइप सोसाइटी है, उसके उसके ये सारे बंदे हैं। तो ये देखिए सर, ये इनका प्रेशर टैक्टिक है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि भैया इसको ज़रा थोड़ा-सा दबोच के रखो, ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और अमेरिका इस टाइम पे सर एक बड़ा अजीब-सा गेम खेल रहा है, व्हिच इज़ द गेम ऑफ कंटेनमेंट। अ, अगर आप देखेंगे, तो वो रशिया को भी कंटेन करना चाहता है, चाइना को भी कंटेन करना चाहता है, आपको भी कंटेन करना चाहता है। और इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, तो सर 1992 में एक आर्टिकल लिखा गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें लिखा गया था, भैया हाउ टू इंश्योर कोई और पावर दुनिया के अंदर राइज़ ना करे। ठीक है? ये इनका बड़ा क्लियर वो है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भई अमेरिका को कुछ भी करना चाहिए, उस कंट्री के आस-पास उसको उसी जगह पे धड़ के रखना पड़ेगा। जितनी भी इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक और जितनी भी कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं, आप करिए, ताकि कोई भी आपको चैलेंजर ना उठे। तो अगर आप देखें सर, रशिया के सामने यूक्रेन को खड़ा करके रखा हुआ है, वहाँ पर ईस्टर्न यूरोप में उसने पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनको सबको नेटो-वेटो में तगड़ा करके रखा हुआ है। ऑल्दो यूक्रेन अभी टूट जाएगा, यूक्रेन का गेम खत्म हो जाएगा, बट अगले बंदे ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं वहाँ पर। तो उसको वहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहा है। रोमानिया में एक ब्लैक सी के ऊपर एक अपना बेस बना रहा है। टर्की के साथ उसने थोड़ा अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करा है। वहाँ पर टर्की को सीरिया उसको गिफ्ट में दिया है, तो टर्की उसके से थोड़ा काम करेगा। इस तरफ आएँ तो सऊदी अरेबिया में अभी वो एक डील-डूल करके गया है पूरी तरह से। सेंट्रल एशिया में घुस रहा है रशिया के लिए, और सेंट्रल एशिया तो चाइना को भी इम्पैक्ट करता है वहाँ पर। आपको ईरान के थ्रू तंग कर रहा है, चाइना को ईरान के थ्रू तंग करता है। आपके साथ में अगर देखें, तो 2 तरफ से आपको भी लगा रखा है, एक तरफ आपका पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, दोनों तरफ आपको खींच रहा है वो।
चाइना को देखें, एक तरफ वहाँ पर जापान से खींचना शुरू हो चुका है। इधर से मेरे हिसाब से बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू ये चाइना को तंग करने की कोशिश करेगा इस तरफ से। तो इसका एक मोटिव वही है कि सर जो भी इसका कोई चैलेंजर हो उसको ज़रा पकड़ के रखो। और इस टाइम पे सर दुनिया में 2 बड़े पावर्स हैं, 3 बड़े पावर्स हैं। इकोनॉमिकली देखें तो चाइना और अमेरिका बड़े-बड़े पावर्स हैं। रशिया एक मिलिटरीली बहुत बड़ा पावर है। इंडिया एक राइजिंग पावर है, तो एक अलग कैटेगरी में आता है वो। तो और कोई तो दिखता नहीं है दुनिया में जो इसको खड़े होके आँख दिखा रहा है। बाकी छोटे-मोटे हैं, नॉर्थ कोरिया ये वो हैं, बट कोई इसको आँख नहीं दिखा सकता। आँख दिखाने वाले सिर्फ़ 3 ही कंट्रीज़ हैं इस दे दुनिया के अंदर। तो हम थोड़े स्पेशल हैं सर, हमारे लिए ये अड़चनें चलती रहेंगी आगे, इसके अंदर कोई वो नहीं है। बट मोदी जी का जी20 पे जाना अपना एक स्टेटमेंट है कि देखो आई विल डू व्हाट आई वांट टू एट माय विल। आसियान के लिए नहीं गए, ईस्ट एशिया समिट में जहाँ पर ट्रम्प के साथ मीटिंग हो सकती थी, वहाँ नहीं गए। यहाँ पर भी आपको पता है कोई मीटिंग नहीं हो सकती और शी जिनपिंग भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। पुतिन साहब तो वैसे भी जब से वॉर शुरू हुई है वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट पुतिन साहब आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी वहाँ पर तो मीटिंग हो जाएगी। तो मोदी जी का अपना एक वो है कि इंडिया को एक 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 पोज़ीशन में डालना है डिप्लोमैटिकली वो कर रहे हैं सर। ये जब यहाँ 23 में G20 हुआ था, तो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों को इसमें शामिल करने में मोदी जी की, भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। जी, और इस करके इस यात्रा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालाँकि बिल्कुल सर। ट्रम्प जो कहता है कि जी वहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पहले तो कहा था कि हम बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अब सुनते हैं कि वहाँ जो इनका राजदूत है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज रहे हैं वो। नहीं, नहीं, वैसे नहीं है सर। देखिए, उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगेन मैं जैसे चैलेंजर्स बोल रहा था, चैलेंजर्स में सबसे बड़ा ग्रुपिंग जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया खड़े होते हैं, वो है ब्रिक्स। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में 5 ही देश हैं जिनके अगेंस्ट में वो काम कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है? ब्राज़ील में वो अपना खेलता रहता है, वहाँ पर कभी चिट्ठियाँ लिखता है उनके सुप्रीम कोर्ट को, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अ, रशिया के साथ मैंने आपको बताया, इंडिया के साथ मैंने आपको बताया, चाइना के साथ मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका में वो गाज़ा वाले लोगों को भेज रहा है सर। तो आप देख लीजिए वहाँ पर क्या है। और साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है वो रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, उसको बुला के अपने व्हाइट हाउस में उसने किस तरह से उससे बात करी थी, ये तो हमको सबको याद है। तो फर्जी वीडियो और चित्र दिखा रहा था, पता नहीं वो कहाँ के थे। हाँ, तो नहीं, वो अफ्रीका के ही थे, बट अब जो भी है सर, व्हाटएवर, हर देश के अंदर प्रॉब्लम्स है, अमेरिका में कोई कम प्रॉब्लम्स है रेसिज़्म की। वो तो ऑनलाइन पूरा उन्होंने ठेका ले रखा है इंडिया हेट के चक्कर में। तो देखिए, रेसिज़्म इज़ अ रियलिटी और दुनिया में होता है ये। हमारे देश में भी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई टेढ़ा है, कोई बांगा है। सबको यू नो अ, हम तो मज़ाक में करते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट अगर कोई अमेरिकन सुनेगा उसको बोलेगा ये तो साले रेसिस्ट हैं। आई मीन हमारे देश में है ना, दिल्ली के ऊपर वाला सारे पंजाबी होते हैं। हैदराबाद से या नीचे वाले सारे मद्रासी होते हैं। तो वो अब वो थोड़ा जोक में होता है, हल्के हाथ में लेते हैं, बट वहाँ पर इन चीज़ों को अभी सीरियसली लिया जा रहा है। तो ये देखिए सर, ये बड़ा एक अब वो क्यों नहीं जा रहा साउथ अफ्रीका, बिकॉज़ उसको ये दिखाना है कि मैं ये ब्रिक्स कंट्रीज़ को ज़रा सीधा कर रहा हूँ। अम, एंड यहाँ पर ये जो राजदूत का चक्कर है सर, अगले साल अमेरिका प्रेज़िडेंट है जी20 का, तो ये समिट अमेरिका में होगा अगली बारी। तो सर वो जी20 का एक वो जो क्या बोलते हैं ना, वो प्रेसिडेंसी लेनी पड़ती है। उसकी एक जो सेरेमनी होती है, उसके अंदर ये अपना राजदूत भेज रहा है। तो आप कह सकते हैं अटेंड कर रहा है, बट सारी मीटिंग्स वो अटेंड नहीं करेगा। अ, ग्लोबल साउथ के हिसाब से सर देखिए, अगर 130 135 कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम चंक तो अफ्रीका ही है। 54 कंट्रीज़ तो अफ्रीका की ही हैं। ठीक है? उसके बाद बाकी आपकी 50 और 30 80 और बचती हैं, लेकिन 54 कंट्रीज़ का एक बड़ा चंक वहाँ पर ही है। तो अगर इसके साथ आपको कुछ करना है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा सर क्या है कि अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पर रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच में एक गेम गेम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे थोड़े टाइम पहले अमेरिका शुरू हो गया था, भई मैं नाइजीरिया में बॉम्बिंग करूँगा। नाइजीरिया सर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल, यूरेनियम और ये सब चीज़ों के लिए माना जाता है। वहाँ पर उसके साथ में निगर है। निगर में अगर आपको याद होगा पिछले साल फ्रेंच को बाहर निकाला था, अमेरिकन्स को बाहर निकाला था उन्होंने और रशियंस की हेल्प ली थी। चाइना फाइनेंशियली बहुत डीप घुसा हुआ है अफ्रीका के अंदर, ऑल्दो उसके पास बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं वहाँ पर, लोग उससे खुश नहीं हैं और कई कंट्रीज़ में से उसको निकाल भी दिया है। बट रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन के अंदर, अफ्रीका के अंदर सर, जो न्यूक्लियर फ्यूल और ये सब चीज़ों का, न्यूक्लियर डेवलपमेंट का,
आपका मिलिट्री टाइज़ जो हैं, उनके इकोनॉमिक बड़े ज़बरदस्त ट्रेड टाइज़ हैं, एजुकेशनल, कल्चरल टाइज़ हैं। तो रशिया का काफ़ी एक एक फ़ोर्स है वहाँ पर एंड उस फ़ोर्स के बीच में अगर आप काम करोगे तो रशिया आपको कुछ करेगा नहीं। बट अगर अमेरिका घुसता है तो फिर वहाँ पर फिर एक गेम दोबारा वो ग्रेट गेम टाइप कुछ शुरू हो जाती है। तो ये एक एक चक्कर है सर अफ्रीका का जहाँ पर अभी मेरे हिसाब से बिकॉज़ अफ्रीका में सर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ अभी हैं, जिसमें अभी तक लोगों ने देखा तक नहीं है। तेल है उधर पे, भर के तेल है, गैस है। जहाँ से हम लेंगे अभी मोज़ाम्बिक से और इस तरफ से जो ईस्ट अफ्रीका से आपको तेल आएगा। उसी के लिए अगर आप देखें मेडागास्कर में आपने थोड़ा-सा अपना बेस बनाया है, सेशल्स में बेस बनाया है, ताकि आप उस रूट को पूरा कवर कर सकें। आपका प्रेज़ेंस अभी मालदीव्स के अंदर भी है, तो आप पूरा वो इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर जो है, वो आप उसको पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये सर दिस इज़ ये एक अभी जो ग्लोबल रीसेट है, ये उसका पार्ट है सर और कुछ नहीं है। धीरे-धीरे करके जो पावर गेम चेंज हो रहा है और हर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है सर। अमेरिका ख़ैर वो ट्रम्प साहब को ही पता है वो क्या कर रहे हैं। बाकी तो सर जिसके पास 2 कौड़ी का दिमाग है, वो तो नहीं बता सकता वो क्या रहा है। ट्रम्प साहब तो अलग ही वो दुनिया में चलते हैं सर। बट एक चीज़ है सर, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आनी पड़ेगी। ट्रम्प को मीडिया बड़ा पसंद है। तो एक वो अ, ये अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिस कर रहा है मीडिया में ये वो करने की। बट हाँ, अफ्रीका के अगेंस्ट में जो न्यूज़ चली थी कि व्हाइट्स को वो फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके अंदर चक्कर क्या है सर कि अमेरिका में इस टाइम पे एक वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियन टाइप एक नैरेटिव है। तो उसको थोड़ा लोकल लोगों को उसका जो एक मैंने पहले भी बोला था वो इंडिया हेट इज़ बेसिकली अपना एक वोट बैंक बनाने के चक्कर में है, व्हिच इज़ द व्हाइट नेशनलिस्ट क्रिश्चियन। ठीक है? जो सेंट्रल अमेरिका में रहता है, सदर्न अमेरिका में रहता है। अ, वो काफ़ी एक बड़ा वोट बैंक है इसके लिए जो जो वो पकड़ के रख सकता है अपने अपने पास। तो वो उस वोट बैंक को थोड़ा-सा पकड़ अपना स्ट्रेंथन करता है ये सब चीज़ें करके। बाकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर भैया ट्रम्प को पूरा पता है साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक सो सर। उसको उसको तो ये भी नहीं पता होगा साउथ अफ्रीका के बीच में एक और कंट्री है जिसका नाम लेसोथो है, यू नो तो अब ये सर थोड़ा-सा नहीं, अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर क्यों अभियान चला था? ये तो उनको अपने गिरेबान में भी झाँक कर रखना चाहिए। सर वो भी कंस्पिरेसी थी, हम सबको पता है वो जॉर्ज सोरोस वालों ने करा था ये वो, बट वहाँ पर रेसिज़्म है सर, ऐसी बात नहीं है। आई मीन आप देखेंगे वहाँ पर ब्लैक्स की क्या हालत कर रखी है, हिस्पैनिक्स की क्या हालत कर रखी है। हैटी उनका जो एक वहाँ पर आगे जगह है, रीजन है उसकी क्या हालत हो रखी है। इन लोगों ने जो अपनी अपनी यू नो नेटिव्स बोलते थे इनको रेड इंडियंस जो बोलते हैं, अपनी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस जगह की, उसकी क्या हालत कर रखी है। मार-मूर के सबको साइड पे कर रखा था इन लोगों ने। तो ये इवन इन हवाई सर कई लोग हैं जो हवाईन आइलैंड्स के अंदर वो बोलते हैं यार हम अमेरिकन्स नहीं हैं, हमको क्यों पकड़ के रखा हुआ आप लोगों ने, छोड़ो हमको। तो वो भी है सर। अब देखिए अमेरिका भी ऐसे ही काम करता है खुद भी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़ देखिए सर अभी जिस तरह से ये लोग H1B के पीछे पड़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह से इंडियन हेट्रेड इन लोगों ने लगा रखा है। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा अजीब-सा लगता है जब ट्रम्प बाबू बोलते हैं भैया तुम सफ़ेद चमड़ी वालों के साथ ये काम कर रहे हो और उसके ही अपने बंदे किस तरह से हमको गालियाँ निकालते रहते हैं, जो भी एट द एंड ऑफ इट हम तो काली चमड़ी वाले हैं ना सर। अब चलो ठीक है आप काली मत मानो तो भूरी चमड़ी वाले तो हैं ही ना, पीपल ऑफ कलर तो हैं ही हम लोग। तो ये थोड़ा हिपोक्रेसी है सर ट्रम्प की। बट वो अपने वोट बैंक उसका वोट बैंक थोड़ा पागल सा है, गधा सा है, तो वो अपने वोट बैंक को चिपका सकता है सर ये सब चीज़ें। और ये जो हाल में फिर से इन्होंने बकैती की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 375% टैरिफ लगाने वाला था हमें भारत के ऊपर, सर पहले 500 था सर। 125 घटा दिया। नहीं, नहीं पहले 500 था सर, अगर आपको याद होगा पहले 500% था। ठीक है? जब जब पहले अनाउंसमेंट करता था तब तो 500 था। आई मीन व्हाट्स द ये इसका थोड़ा गेम ही अलग है सर, ये क्या बोलता है, कब बोलता है, इसकी अपनी स्टेटमेंट्स ही ऊपर-नीचे रहती हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू से। दूसरा सर कहता है कि मोदी जी से मेरी बात हुई, ये हुई, वो हुई। अब ये सब चीज़ें ऐसा है सर, ये कहाँ बात हुई है मोदी सर? मोदी जी ने फोन किया, कहा कि हमारा हो गया। हमारा हो गया, हमने जो करना था कर लिया, ये वो। हाँ, अब सर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये सब चीज़ था तो पहले क्यों नहीं बोला?
अब दूसरी चीज़ सर, इनकी वो रिपोर्ट देखो जो बाहर निकली है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये जो चाइना हाँ। चेंबर ऑफ कॉमर्स की वो जो रिपोर्ट है, वो लिखी है एक बंदे जिसका नाम है क्रिस्टोफर क्लैरी। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कल शाम को। क्रिस्टोफर क्लैरी सर, उसकी बीवी पाकिस्तानी है, ठीक है? एंड अगर आप उसका अपना ट्वीट पढ़ोगे, वो बोल रहा है यार मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मेरे को कोट-कूट तो कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको करके। वो खुद बोल रहा है ये चीज़। जो उसने पहले अपनी एनालिसिस करी थी, वो तो पाकिस्तान से आई थी, उसकी बीवी पाकिस्तान में है, अभी भी वो लाहौर में कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। नहीं, ये जो तो रिपोर्ट आई है आदि जी, क्या ये माने कि ये अमेरिकी सरकार की अधिकृत रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जीता है ये युद्ध? देखिए सर, आपको मैं सही में चीज़ बताऊँ तो ये जो रिपोर्ट है ना सर, पाकिस्तान युद्ध जीता जहाँ पर लिखा हुआ है, वो अमेरिकी सरकार में कोई नहीं पढ़ेगा सर। क्योंकि जब पढ़ा जाता है ना सर, एग्ज़ीक्यूटिव समरीज़ को पढ़ा जाता है। एग्ज़ीक्यूटिव समरी अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट की, वहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सर 750 पेज की रिपोर्ट है सर, कौन पढ़ेगा इसको? आप भी बताइए ना, आज जैसे सर मोदी जी ने लेबर रिफॉर्म्स डाले हैं, ठीक है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आई मीन आप अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको लेबर रिफॉर्म्स के 23 जितने रूल्स उन्होंने निकाले हैं और जो-जो चीज़ें चेंज हुई हैं और कितने स्टेट्स ने अडॉप्ट करे हैं, कितने ने ना करे, मुझे बता दीजिए कितने को पता है। ऑडियंस तो छोड़ दीजिए सर, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ना जितने, उनको ज़रा खड़ा करके पूछ लीजिए कितने को पता है वो 23 रिफॉर्म्स पूरे मेरे को बता दें। आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि 23 रिफॉर्म्स, अच्छा 23 हैं, ठीक है? जो लेबर रिफॉर्म्स आज आए हैं, देयर 23 टोटल रिफॉर्म्स व्हिच आर मैसिव, पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी इस पूरे देश की। तो कोई ये चीज़ें पढ़ता नहीं है सर, लोग बस एक ब्रीफ सी पढ़ते हैं, अच्छा यार ब्रीफली क्या है, अच्छा वो उसके अंदर घंटों का काम है, अच्छा ये है, वो है, खत्म। ये चीज़ें होती है प्रोपेगेंडा वैल्यू की सर। अब यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इसको पुशबैक मिल रहा होगा, यू नो बट अ, एक चीज़ ये दिखती है, वो पुशबैक के चक्कर में ये कहीं न कहीं प्रेशर डालने की कोशिश करता है सर। एंड अरे यही नहीं तो एक और भी तो रिपोर्ट थी, वो यूएससीआईआरएफ की, जो काउंसिल ऑफ इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम और व्हाटएवर, उसके अंदर बाबरी मस्जिद का मेंशन, जैसे मैं आपको बताया, वो अब देखिए ये बड़ी ये इनका ये देखिए सर, आप आपके ऊपर प्रेशर डालने की ये तरकीबें होती हैं, कि आपको थोड़ा-सा ना नीचे दिखाते रहो, थोड़ा प्रेशर डालते रहो, नहीं, नहीं आप तो गधे हो। आपको अगर याद होगा सर, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ 2022 में। 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन खड़े होके यूरोपियन पार्लियामेंट में कहती हैं कि साहब, जो रशियन लोग हैं ना, वो अपनी वॉशिंग मशीनें उठा के लेके जा रहे हैं लोगों के घरों में से, क्योंकि उनके पास चिप्स नहीं है। वॉशिंग मशीन लेके जा रहे हैं, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन निकाल-निकाल के, उसमें से चिप्स निकाल के मिसाइलें बना के यूक्रेन पे डाल डाल रहे हैं। ये सर, इनका प्रोपेगेंडा का कोई लेवल नहीं है सर, बिकॉज़ इनको कोई शर्म-धर्म नहीं है। ये हमारी तरह नहीं है सर, हम तो साला कुछ बोलने से पहले 25 बारी सोचते हैं कि यार बोलें कि नहीं बोलें। इनको नहीं फ़र्क पड़ता सर, बिकॉज़ ये शेमलेस लोग हैं और इनको पता है छल-कपट जो मर्ज़ी करके अपनी जो जगह है उसको पकड़ के रखो किसी तरह से। नहीं तो अगर वो जगह गई तो फिर उसको लाना वापस बड़ा मुश्किल है। तो अभी देखिए सर, डेस्परेशन में बंदा क्या करता है सर? कुछ भी बोलता है कि नहीं सर? तो आप वो पुराने वो करते थे ना, टॉर्चर-टूर्चर करते थे सर। अब पता चलता है कि भैया टॉर्चर में जितनी चीज़ें बंदे बोलते हैं, आधी से ज़्यादा ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यार उसके उतनी दर्द हो रही होती है उसको, वो किसी तरह से कोशिश करता है यार ये दर्द को बंद करूँ मैं, जो मर्ज़ी तुमको सुनना है सुना ले लो यार। तो वो कुछ भी बोल देता है। तो ये उसी जगह पे हैं सर, ये इनकी इकॉनमी देखिए आप, बुरे हाल है, 13-14 स्टेट्स इनके रिसेशन में चल रहे हैं। अ, वॉर में अब देख लीजिए, जो भी कह लो, रशिया को जो भी 28 पॉइंट का पीस प्लान निकला है, उसके अंदर जो-जो रशिया ने माँगा वो सारा कुछ है। तो वो भी एक पॉइंट है। उसने सोचा था भारत को खेल देगा, वो नहीं हो पाया। अपने घर में वो एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में सबसे बड़ी वोटिंग हुई है उसके अगेंस्ट में। एक बंदे ने उसका साथ दिया पूरे पूरे उसके कांग्रेस के अंदर, बाकी सब ने बोला कि भई रिलीज़ करो। तो इसके ऊपर भी प्रेशर है, ये थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं वेनेज़ुएला को बोलता हूँ, भैया ध्यान रखना, ऐसी-ऐसी चीज़ों के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ बेवकूफ़ी हमेशा करते हैं। तो बड़ा ही अजीब सिनेरियो है सर इनके लिए। तो ये जो आज, अच्छा बाय द वे, कल रात को, थर्सडे रात को सर, इनका $1 ट्रिलियन चले गया इनकी इकॉनमी में से। स्टॉक मार्केट ऐसी हिली, $1 ट्रिलियन गायब हो गया।
तो सर बात तो थोड़ी खराब ही है ना। घंटी तो अच्छे से बजी हुई है। कितना आई मीन आप समझ सकते हैं सर, बट ये प्रॉब्लम क्या है ना, इसको इसने जो सबसे बड़ी गलती करी है कि भाई तेरे को सबसे लड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपने दोस्तों से, अपने यारों से तो मत लड़ो ना, अपने एलाई से तो मत लड़ो। तुम जाके सबसे तुमने भिड़ मार दी है। अब जिससे भी भीड़ मारी है उसको भी बोल रहे हो यार नहीं, नहीं, नहीं तू छोड़ दे यार मेरे से दोस्ती कर ले। तो कौन करेगा सर ऐसे? ये गंदी जगह फँस गए हैं सर। और ये जो अफगानिस्तान के साथ कार्गो प्लेन चलाने का एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, हाँ। बिल्कुल सर। सामान महंगे नहीं हो जाएंगे अफगानिस्तानियों के लिए? इतना महँगा हो जाएगा सर। उनके लिए महँगा नहीं होगा सर। आप थोड़ा कॉस्ट बेयर करोगे इसका। पैसे का देखिए सर, ये जियोपॉलिटिक्स के लिए पैसे तो खर्चे करने पड़ते हैं सर। इन्फ्लुएंस सस्ता नहीं आता, ठीक है? अ, दूसरा क्या है सर देखिए, ये सारा टाइम तो होगा नहीं, ठीक है? तो आप एक कॉरिडोर और एक चीज़ एस्टेब्लिश करना चाहते हो, इस टाइम पे ईरान के साथ गरम है, तो थोड़ा ठीक है 5-6 महीने देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर आपको यहाँ देखनी है, देखिए, ईरान से तो आप भेज ही रहे हो सामान, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई जो भारी बल्की सामान है, वो तो उधर से चला जाएगा। ये जो चीज़ होती है ना, इज़ आल्सो एस्टेब्लिशिंग एन एयर रूट, ठीक है? जिसके अंदर आपका जो आपके 2 आई मीन सिस्टम्स होते हैं, वो सेट हो जाते हैं। एयर रूट एस्टेब्लिश कर रहे हो आप। मेरा सवाल उससे ज़्यादा बढ़ के है, मेरा सवाल है कि यार अफ़गानिस्तान जाने के लिए तो मुझे पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ता है या नीचे ईरान से जाना पड़ता है। मैं कहाँ से जा रहा हूँ? अभी तक वो क्लैरिटी कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जा कहाँ से रहा हूँ? सो देखते हैं सर, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है एंड देखिए अफ़गानिस्तान के साथ आपको लिंक्स बना के रखने पड़ेंगे। उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक पुराने ज़माने में भी एक कहावत थी जो दिल्ली की जो सरकार है या दिल्ली का जो किंगडम था, उसको अगर पीसफुली रहना है तो उसको काबुल के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। पुराने बहुत पुराना एक वो है क्योंकि देखिए ये पूरा रीजन का जो एंट्री पॉइंट है सर वो अफ़गानिस्तान है। सेंट्रल एशिया से अगर आप घुस रहे हो और जिस तरह से अगर आप देखेंगे सारे हमारे ऊपर जो ह हमले आए नॉर्थ में वो तो सारे वहीं से आए ना सर। तो वहाँ पर अगर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बड़ी चीज़ हमको समझनी है सर। और ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चीन को ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर अपना व्यापार बढ़ा रहा है, अफगानिस्तान को अपनी गोद में बैठा रहा है, तो चीन के पेट में ज़्यादा दर्द होगा, हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम अगर उनके पास फ्रूट्स नहीं खाने उनको भी ज़िंदगी में आगे जाके तो परफेक्टली फाइन है। उनकी फ्रूट मार्केट में तो कोई ₹1500 का कुछ मिल रहा था उस दिन। बड़ा रो रहे थे लोग तो ठीक है, अगर उनको फल-फूल खाने की कोई वो मन नहीं है तो बढ़िया है। देखिए सर पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता, पाकिस्तानी के पास एक ही औज़ार है वो है हथौड़ा। तो उनको जो भी प्रॉब्लम दिखती है ना उनको ऐसा दिखता है कि ये वो है, नेल है। तो ये मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते हैं उसके ऊपर। देखिए हर चीज़ को आप मार-मार के नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को कुछ अलग तरह से भी करना पड़ता है। कुछ गेमें खेलनी पड़ती हैं, आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, आपको थोड़ा-सा यू नो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उससे लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट आता है आपको फिर। ये जो पाकिस्तानी खेलते हैं सर कल सुबह क्या होगा मैं उसको देख लेता हूँ, पहले बाकी बाकी सब भाड़ में गया। आप जितने भी इनके डिसीज़न देख लीजिए, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि यार अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, अगर वैसा होगा तो क्या करेंगे? इनके दिमाग में अब तो देखो बस अभी और आपने ये देखा था जब तालिबान आया था वहाँ पर, वो जी प्राइम मिनिस्टर कहता है भई शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैज़ बीन ब्रोकन, फैंटास्टिक। लोग बोलते हैं जी भैया आप देखो कश्मीर हमको तालिबान लाके देंगे। अबे यार तुम नहीं ले सके भैंस क्या किसी को साला बोलते हो 600 किलोमीटर उधर से इधर आओ, फिर तुम 600 किलोमीटर अंदर जाओ भारत के और कश्मीर लाके दो हमको। खुद नहीं कर सकते कुछ। 70 साल से खुद ने 4 बारी कोशिश कर ली, वो नहीं हुआ उनसे। लेकिन कोई और ला के देगा हमको। तो इनको ना सर देखिए वो एक दिमाग में इनका फतूर है, उस फतूर का कोई इलाज नहीं है। तो क्या बोलें इनको सर? एंड ये पाकिस्तानी का क्या है सर, वो एक अभी जैसे कुछ भी होगा, "ओ जी, ओ जी, ओ जी" डांस करना शुरू हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता इनका जो आर्मी चीफ इनके साथ जो कर रहा है, हिस्ट्री में बहुत
कम लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसा करा है। मैं सही में बोलूँ तो एक ही है, ज़िया उल हक करके। बाकी जितने भी इनके जो डिक्टेटर्स थे और जितने भी इनके मिलिट्री रूलर्स थे, दे वर नॉट एज़ बैड एज़ आसिम मुनीर। ज़िया उल हक ने ब बंदे मरवाए, आसिम मुनीर ने उसको भी टॉप करके उससे ज़्यादा बंदे मरवाए अपने अपने ही, बाय द वे। बिल्कुल। लेकिन इधर ये एक सूचना आई, क्या वो ट्रंप के लिए अच्छी सूचना है, बुरी सूचना है कि भारत का एक्सपोर्ट करीब 8 से 10% बढ़ गया है? देखिए सर, डाइवर्सिफिकेशन तो चल रही है एंड मेरे थोड़ी फैमिली अभी यू नो आए वापस अभी अमेरिका से, वो बता रहे थे कि भाई जो इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ पर तो वो उनका जो क्या नाम है प्राइसेस हैं और ये सब है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब वो इंडियन स्टोर्स में सिर्फ 2 कम्युनिटी जाके ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, वो है इंडियंस एंड चाइनीज़। जो वहाँ पर लोकल चाइनीज़ है ना, वो काफ़ी इंडियन स्टोर यूज़ करते हैं, उनको इंडियन खाना बड़ा पसंद आता है वहाँ पर। तो दे बाय अ लॉट ऑफ इंग्रीडिएंट्स एंड ऑल दैट स्टफ यहाँ से। देखिए सर, आप अब बोलते हैं ना, एक पुरानी सेइंग है कि भई किसी और को मारने के लिए मैंने अपनी नाक काट दी। इन्होंने ऐसे ही कुछ करा है, ठीक है? तो सामान तो जा रहा है सर, पैसे कौन दे रहा है? इनका अपना बंदा दे रहा है। दूसरा सर, कई चीज़ों के अंदर जैसे गोल्ड है और ये सब चीज़ें, वो दुबई के थ्रू जा रहा है। तो हमको तो वो सब चल रहा है। तीसरा चीज़, अगर आप देखें सी फूड में काफ़ी आपको झटका पड़ने वाला था, वो तो चाइना और जापान, साउथ ईस्ट एशिया ने ले लिया आपका पूरा। आपको टेक्सटाइल्स की थोड़ी ज़रूरत थी, वो तो यूरोपियन यूनियन चले गया वहाँ पर आपका। तो काफ़ी हद तक आपने एक डाइवर्सिफ़िकेशन करी है पिछले 1 डेढ़ महीने में, और मैं सही में बोलूँ सर, मैं तो 2023 दिसंबर से बोल रहा हूँ साहब, हमारे ऊपर सैंक्शन होने चाहिए। भारत के ऊपर सैंक्शन बड़े ज़रूरी हैं। अब देखिए सैंक्शन आए तो ठका-ठक आपने पूरा डाइवर्सिफ़िकेशन कर दिया अमेरिका को। अगर अमेरिका अगर 3-4 महीने और ये रखे अपने ऊपर, तो हमारा ट्रेड विल बी खत्म। बिल्कुल। सो आपकी जो भी डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बट वैसा होगा नहीं सर। जैसे आप देखेंगे एलपीजी की ऑलरेडी अमेरिका से कुछ बातें चल रही हैं। कई लोग परेशान हो गए, जी इतनी दूर से एलपीजी लेके आओगे, मोदी जी को गव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पता। इन गधों को ये नहीं पता सर, देखिए सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट से आप जब एलपीजी लेते हो, आपको 440 डॉलर पर मेट्रिक टन पड़ती है। जब आप अमेरिका से लेके आते हो, आपको $330 पर मेट्रिक टन की वो देता है। ठीक है? उसके अंदर आप $50-60 पर मेट्रिक टन या $70 $80 भी लगा दो पर मेट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर भी वो 400 पे पड़ता है, और सऊदी अरेबिया से इधर आने में अगर आप 5 या $10 भी लगा लो, वो फिर भी 480 हो जाता है या 485 हो जाता है, तो कौन-सा सस्ता है फिर? देखिए सही है। सर, ऑयल मार्केट ऐसी होती है सर, एंड ये गेम अभी चलेगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको एक चीज़ अ अ, समझ में आना पड़ेगा कि ये जो ऑयल की मार्केट होती है, अगर आप देखें अभी अमेरिका हमारे से जेट फ्यूल खरीद रहा है। ठीक है? क्योंकि उसकी कैलिफ़ोर्निया की जो रिफाइनरी है उसके अंदर आग लगी थी, तो उसके पास अभी उसके पास सप्लाइज़ नहीं है, तो वो जेट फ्यूल आपसे खरीद रहा है। 60,000 टन आपसे जेट फ्यूल खरीदा है उसने। तो सर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक्स में चलती हैं, और अमेरिका अपने बारे में ये आँखें बंद कर लेता है, लेकिन दूसरों के बारे में यू नो उल्टे-सीधे चीज़ करता है। और दुबई से सूचना आ रही है आदि जी, एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जी सर। जेट क्रैश हो गया है। जी। एक झटका तो है साहब भारत को ये। नहीं सर, बिल्कुल देखिए, ये बड़े-बड़े एयर शोज़ में एक आधा क्रैश तो होता ही है सर। दीज़ आर मैं एक चीज़ बताऊँ सर आपको, आप गाड़ी चलाते हो सर? कितनी स्पीड पे चलाते हो सर? नहीं, लोगों को दुष्प्रचार करने का मौका तो मिल गया, नहीं, नहीं मिलेगा। वो है, बट सर जो कोई वो दुष्प्रचार वाले तो बेवकूफ़ हैं। इन चीज़ों पे कोई दुष्प्रचार नहीं होता सर। आप कितनी स्पीड पे चलाते हो सर? 70-80? ये साहब जा रहे होंगे सर करीब 600-700 किलोमीटर घंटे पे, ठीक है? 1000 फुट की हाइट पे। आप जब तक ऐसे-ऐसे करो ना, आपने कोई 5-7 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। आपको लगता है ना, थोड़ी मेरी स्लीव ज़रा यार, मेरी ना थोड़ी-सी, मैं ज़रा अपनी जैकेट ठीक करता हूँ, ये 10 किलोमीटर हो गए सर। तो सही है। इस सिचुएशन में हल्का-सा एरर विल किल यू।
सिंपल। और ये सर बिल्कुल। इसने बोला कि ये कोई रिस्की बिज़नेस नहीं है, ये बहुत रिस्की बिज़नेस है। एक्सट्रीमली रिस्की, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ के अंदर रहती है। एंड सर दूसरा चीज़ क्या होता है, ये जो एयर शोज़ में आप जाते हो, ये शो ऑफ करने जाते हो। आपका काम होता है शो ऑफ करना, तो पायलट समटाइम्स गेट ओवर एग्रेसिव और गड़बड़ हो जाता है उसके बाद। हो जाता है। दैट्स आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन है कि आप, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, हमारी रीच बढ़ती है। और वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आदि जी का चैनल भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। नमस्कार।